तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी इसे कहा जाता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में जब हमारा चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो गाइस। सो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, जिसे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, और जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट। अब आपको पता है गाइस कि हमारे जो चार्ज होता है वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट वन को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और सेकंड कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जिसमें हमें पता है कि अगर हम लाइक चार्जेस की बात करें, लाइक चार्जेस की अगर हम बात करते हैं, लाइक चार्जेस कैसे हो सकते हैं, लाइक चार्जेस हो सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। तो लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस लाइक पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास चार्ज लाइक चार्जेस है या फिर अनलाइक चार्जेस है। तो हमने यहां से पॉइंट निकाला, वो पॉइंट ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आइदर अट्रैक्टेड भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, रिपेल भी हो सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकता है। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, जिसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट। अब आपको पता है चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर मैं बात करता हूं लाइक चार्जेस की, तो लाइक चार्जेस लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये हमेशा आपस में क्या करेंगे, रिपल्जन करेंगे। वहीं पे अगर हम अनलाइक चार्जेस की बात करें, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्जन के बारे में भी पढ़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि चार्जेस हमारे में लाइक हैं या फिर अनलाइक हैं। अगर लाइक चार्जेस हुए तो आपस में रिपल्जन होगा, और अनलाइक चार्जेस हुए तो आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा गाइस। सो आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं कूलम्ब्स लॉ की, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि कंसीडर करो 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ कहता है कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। ये 2 पॉइंट चार्ज आप लाइक चार्जेस भी ले सकते हैं यहां पे, या फिर अनलाइक चार्जेस भी ले रहे हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि ये जो 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास है, ये कैसे हैं, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस। तो जैसे अगर हम डायग्राम पे आते हैं, तो सपोज मानिए हमारे में 2 लाइक चार्जेस हैं। एक है हमारे पास Q1 जो पॉइंट A पे रखा हुआ है, और एक है हमारे पास Q2 जिसे मैंने कहां पे रखा हुआ, पॉइंट B पे रखा हुआ है। तो ये है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस जो कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, और इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों के दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को एक रिपल्सिव फोर्स देगा, और किस डायरेक्शन में देगा, इस डायरेक्शन में देगा। इट मींस Q1 जब Q2 को धक्का देगा या रिपल्जन देगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। वहीं पे Q2 क्या चाहेगा, Q2 चाहेगा कि वो भी रिपल्जन फोर्स दे, किसको फोर्स दे, Q1 को, तो किस डायरेक्शन में देगा, इस डायरेक्शन में देगा। इट मींस इसका फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कूलम्ब्स लॉ कहता है कि आप 2 पॉइंट चार्जेस को आपस में क्या करो, कंसीडर करो। अब ये 2 पॉइंट चार्जेस क्या कर सकते हैं, रिपल्जन भी कर सकते हैं और अट्रैक्शन भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास लाइक चार्जेस है या फिर अनलाइक चार्जेस है। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि हमारे पास जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं वो लाइक है। तो लाइक होने का मतलब ये है कि आपस में क्या दिखाएंगे, रिपल्जन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, रिपल्जन दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, Q1 एट पॉइंट A, Q2 एट पॉइंट B। अब Q1 क्या चाहेगा, Q2 को धकेलना चाहेगा, रिपल्जन देगा इस डायरेक्शन में, और Q2 क्या करेगा, Q1 को रिपल्जन देगा इस डायरेक्शन में। इनकी बीच की डिस्टेंस है R। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है गाइस, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि Q1 चाहेगा Q2 को एक फोर्स देना, फोर्स ऑफ रिपल्जन देना, ऐसे Q2 क्या चाहेगा, Q1 को एक फोर्स ऑफ रिपल्जन देना। तो ये जो फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये फोर्स जो यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्जन का काम कर रहा, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 प्लस Q2 के प्रोडक्ट के बराबर।
और यही फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो फोर्स होता है वो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है इसके Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। और जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं गाइस तो प्रोपोर्शन के साइन में यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है विच वी कॉल K। तो ये बन जाएगा Q1, ये बन जाएगा Q2, ये बन जाएगा हमारा R स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे जो K है, K इसे हम लोग कहते हैं गाइस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम में। मैंने क्या बोला, ये जो K आपको दिख रहा है ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम in which two charges are located, in which two charges are located। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये जो फोर्स ऑफ रिपल्जन यहाँ पे लग रहा है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। दोनों को इक्वेट करेंगे तो प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा और जैसे प्रोपोर्शन हटाएंगे हमें यहाँ पे K मिलेगा। एंड व्हाट इज दैट K? K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम इन व्हिच टू चार्जेस आर प्लेस्ड और लोकेटेड। अब हम लोग बात करेंगे इस K की गाइस। तो ये जो आपको यहाँ पे K दिख रहा है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये K जो होता है ये इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के गाइस। यहाँ पे जो आपको एप्सिलॉन दिख रहा है ये एप्सिलॉन, इसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहा जाता है जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power -12 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी होती है गाइस यूनिट। और ई नॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी की बात कर रहे हैं इन वैक्यूम और एयर, इन वैक्यूम और एयर। तो गाइस हमने देखा कि जो K है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के, जिसमें एप्सिलॉन जो होता है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है इन वैक्यूम और एयर, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है व्हिच वी कॉल 8.8 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर गाइस। अब गाइस अगर हम लोग बात करते हैं इस वैल्यू की जिसमें हमें ई नॉट की वैल्यू मिली है, कितनी मिली है 8.85 into 10 to the power -12। इसको अगर मैं रख देता हूं इस K के फॉर्मूले में, इस K के फॉर्मूले में जिसे मैं इक्वेशन x मान रहा हूं, तो अगर हम रख देते हैं तो ये रहा K, ये रहा 1, यहाँ पे मैंने 4 ऐसे रख दिया, पाई की वैल्यू हमें पता रहती है कितनी 3.14 और यहाँ पे मैंने ई नॉट की वैल्यू रख दी जो है 8.8 into 10 to the power -12। तो यहाँ से हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है K की जो होती है 9 into 10 to the power 9 जो बनेगा क्या बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो गाइस यहां से क्या होता है जब हम K को इक्वेट करते हैं तो हमें यहां से K की कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है जो होती है 9 into 10 to the power 9। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करता हूं इक्वेशन को और खोलते हैं। सो गाइस यहां पे हमें K की एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई है, इसे अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूं, पुट इन इक्वेशन 1 में, तो हमें फोर्स मिल जाएगा कि कितना फोर्स लग रहा होगा बिटवीन टू चार्जेस बॉडी के बीच में। तो अगर मैं इसे इक्वेशन 1 में रखता हूं तो फोर्स हमें क्या मिलेगा 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मतलब इतना फोर्स लग रहा होगा किसके बीच में, बिटवीन टू चार्जेस बॉडी के बीच में। इसको या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू ये 9 into 10 to the power 9 कहां से आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो गाइस इतना फोर्स होता है जो दो चार्जेस के बीच में लगता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकता है। तो कूलम्स लॉ कहता है, कूलम्स लॉ कहता है कि इफ वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस बॉडी, तो ये 2 पॉइंट चार्जेस बॉडी आपस में अट्रैक्ट भी करेंगे और रिपल्जन भी देंगे, और रिपल्जन और अट्रैक्शन के दौरान इन पे जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब आप इसे इक्वेट करोगे तो आपको टोटल फोर्स मिलेगा जो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। इट मींस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या जो फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रहा है बिटवीन टू चार्जेस बॉडी के बीच में, वो कितना लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना फोर्स लगता है बिटवीन टू चार्जेस बॉडी आइदर इन रिपल्जन और आइदर इन अट्रैक्शन। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे क्या कहा कूलम्ब लॉ में, कूलम्ब लॉ ने कहा 2 पॉइंट चार्जेस attract or repel each other
each other by a force which is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them, So guys, ये था आपका कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। सो गाइस, रिलेटिव परमिटिविटी जिसे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसे कहा जाता है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ER से या फिर इसे K से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये होता क्या है, ये रेशियो होता है गाइस। आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इट्स अ रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम और एयर टू द फोर्स बिटवीन टू सेम चार्जेस इन मीडियम। सो गाइस, ये रेशियो होता है दो फोर्सेस का। अब ये फोर्सेस कैसे हैं मैं समझाता हूं। सपोज भाई हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, दो पॉइंट चार्ज बॉडी है Q1 और Q2। इनको अगर मैं वैक्यूम में रख देता हूं तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा गाइस, वो कहलाएगा फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन एयर। वहीं पर अगर इन दो चार्ज बॉडीज को मैं रख देता हूं किसी मटेरियल में, तो ये या किसी मीडियम में रख देता हूं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा गाइस, वो कहलाएगा आपका फोर्स इन मीडियम। तो आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो रेशियो होती है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम और एयर टू द फोर्स बिटवीन टू सेम चार्जेस इन मीडियम। अब गाइस आपको पता है कि जब हम दो चार्ज बॉडी की बात करते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी होता है। तो जितना फोर्स दो चार्ज बॉडी के बीच में लगता है वो फोर्स की जनरल इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। ये जनरल इक्वेशन होती है उस फोर्स की जो किसके बीच में लग रहा है, दो चार्ज बॉडी के बीच में लग रहा है, जिसमें आप E0 देख रहे होंगे। ये E0 को हम लोग यहां पे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। सो अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम की, तो जो फोर्स मुझे मिलेगा वो भी किसमें मिलेगा, वैक्यूम में ही मिलेगा। तो चलिए बात करता हूं, निकालते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सपोज मानिए गाइस मैंने दो चार्ज बॉडी को मीडियम में रखा हुआ है किसी, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स इन मीडियम में जो फोर्स उन पे लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 1/4 पाई E Q1 Q2 अपॉन R²। इतना फोर्स दो चार्ज बॉडी के बीच में लगेगा जब हम उन्हें मीडियम में रखेंगे। और यहां पे देखिए E आ रहा है, ये E जो है गाइस इसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम। तो ये अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम है तो जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में वो क्या कहलाएगा, फोर्स इन मीडियम। इक्वेशन 1। अब सपोज मानिए मैंने दो चार्ज बॉडी को वैक्यूम में रखा है या फिर एयर में रखा है, तो उनपे जो फोर्स लग रहा होगा गाइस, फोर्स इन वैक्यूम और एयर वो कितना लग रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R² लग रहा होगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, जिसमें E0 जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इन वैक्यूम में, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो कहलाएगा फोर्स इन वैक्यूम। अब हमें क्या करना है, हमें तो इनका रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। जैसे डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, ये हमें मिलेगा। अब आप जैसे डिवाइड करेंगे आपको पता है ये 1/4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। Q1 Q2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। R² से R² भी कांस्टेंट कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/E और यहाँ पे बचेगा 1/E0। तो यहाँ पे आपके पास बच रहा है इस वैक्यूम में तो 1/E0 और मीडियम में आपके पास बच रहा है 1/E, जिसकी वजह से E0 तो आ जाएगा नीचे और ये वाला E चला जाएगा ऊपर। तो आपको जो फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम मिलेगा वो क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है रिलेटिव परमिटिविटी के। इट मींस आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in vacuum to the force between two charges in medium, and which is equals to absolute permittivity in medium to the absolute permittivity in vacuum.
अब गाइस अगर मैं बात करता हूं रिलेटिव परमिटिविटी की जो इक्वल है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम, तो अगर मैं यहां से E निकाल लूं, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकाल दूं इन मीडियम में, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, इसको आपको यहां भेज देना है, तो ये बन जाएगा E0 और ये बन जाएगा ER। जैसे ये बना, इसकी इक्वेशन को रख दीजिए आप इक्वेशन 1 में, किसमें रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1 में। सो गाइस जैसे आप इस E की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपको जो फोर्स मिलेगा मीडियम में वो कितना मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा 1/4 पाई, ये रहा आपका E0, ये रहा आपका ER, ये रहा आपका Q1, ये रहा आपका Q2 और ये क्या रहा गाइस आपका R²। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि फोर्स जो मीडियम में लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई E0 ER Q1 Q2/R²। सो आई होप आपको रिलेटिव परमिटिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस। जो क्या था, जो था रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, या फिर आप कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो गाइस अगर मैं कूलम्स लॉ की बात करूं तो कूलम्स लॉ कहता है इफ वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस बॉडी, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी होगा। तो जितना फोर्स दो चार्ज बॉडी के बीच में लगता है गाइस, वो फोर्स कितना होता है, वो फोर्स को अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो वो फोर्स होता है गाइस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब इतना फोर्स जो होता है वो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगता है। और ये जो फोर्स है गाइस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने जो दो चार्ज बॉडी ली है वो लाइक चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हैं। तो इतना फोर्स दो चार्ज बॉडी के बीच में लगता है। इसी फोर्स को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ये ना हमारे पास वेक्टर फॉर्म फोर्स का, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R², और यहां पे आ जाएगा एक यूनिट वेक्टर है। तो यहां पे आ जाता है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, या फिर आप कह सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। और इनका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा गाइस। सो अगर मैं फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो उसके पास आ जाता है यूनिट वेक्टर। तो चलिए बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की। कूलम्स लॉ कहता है कि सपोज मानिए आपके पास दो चार्ज बॉडी है और दोनों के दोनों लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो सपोज मानिए आपके पास एक Q1 है जो पॉइंट A पे रखा है, और एक आपके पास चार्ज है Q2 जिसे मैंने पॉइंट B पे रखा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है गाइस, R। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। अब ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपल्जन देने की कोशिश करेगा और इस डायरेक्शन में देगा। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये फोर्स कहलाएगा F21। ये F21 क्या है गाइस, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे F21 की, तो F21 है फोर्स ऑन चार्ज Q2। चार्ज Q2 किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू Q1 की वजह से। मतलब अगर मैं बात करता हूं F21 की, तो F21 क्या है, F21 वो फोर्स है जो Q2 पे लग रहा है। किसके वजह से लग रहा है, Q1 की वजह से। इसलिए Q1 क्या करेगा, Q2 को उस डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा विद द फोर्स F21। फिर Q2 क्या करेगा, Q1 को इस डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा। मतलब यहां पे इसका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और ये कहलाएगा F12। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं F12 की, तो F12 क्या है, F12 है फोर्स ऑन चार्ज Q1, ऑन चार्ज Q1 किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू Q2। सो गाइस हमें पता चल गया कि अगर हम दो चार्ज बॉडी लेते हैं जो लाइक चार्जेस हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। Q1 Q2 को धकेलेगा इस डायरेक्शन में विद द फोर्स ऑफ F21, और Q2 Q1 को धकेलेगा इस डायरेक्शन में विद द फोर्स ऑफ F12। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, तो गाइस जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स F12 लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर होगा R12। ऐसे याद रखिए, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स F21 लग रहा होगा उसका यूनिट वेक्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसे हम कहेंगे R21। ये है इसका यूनिट वेक्टर। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे R12 क्या है, R12 है गाइस यहाँ पे यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, फ्रॉम Q1 से
Q2 की तरफ को। वहीं पे जो हमारा R21 है ये क्या है, ये है यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। सो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या समझा उसे रिव्यू करते हैं। मैंने कहा अगर मैं कूलम्स लॉ की बात करूं तो कूलम्स लॉ कहता है कि मेरे में अगर टू चार्जेस बॉडी है, 2 पॉइंट चार्जेस बॉडी है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी होगा। वो डिपेंड करेगा कि लाइक चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हैं। तो जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा तो जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में वो कितना लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। अगर मैं इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म क्यों कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है व्हिच हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं गाइस, तो यहां पे वेक्टर का साइन आ जाता है और इस पे यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिनका फार्मूला होता है r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब आते हैं कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ कहता है कि सपोज मानिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो चार्ज बॉडी है और कैसे हैं ये लाइक चार्जेस है। तो एक Q1 जो पॉइंट A पे है, एक Q2 जो कहां पे पॉइंट B पे है, और इनकी बीच की डायरेक्शन डिस्टेंस कितनी है r। तो मैंने कहा ये लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को क्या देंगे, रिपल्जन देंगे। तो Q1 क्या करेगा, Q2 को इस डायरेक्शन में रिपल्जन देगा विद द फोर्स ऑफ F21, और Q2 क्या करेगा, Q1 को इस डायरेक्शन में फोर्स देगा विद द फोर्स ऑफ F12। F12 के ऑपोजिट में क्या लग रहा होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ R12, और F21 के ऑपोजिट में क्या लग रहा होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ R21। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की। सो गाइस अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए यहां पे F12 फोर्स कितना रहा होगा, तो आपको पता है फोर्स की जनरल इक्वेशन होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। और अगर मैं सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो यहां पे इसका यूनिट वेक्टर आएगा। यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में कौन है, देखिए ये डायरेक्शन है फोर्स की जो F12 है, और F12 के अलोंग में कौन सा यूनिट वेक्टर आ रहा है, R21। तो यहां पे आ गया हमारा R21 वाला यूनिट वेक्टर, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए जो फोर्स लग रहा है Q2 चार्ज पे Q1 की वजह से वो कितना होगा, आपको पता है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², और इसकी डायरेक्शन है ये, तो इसके अलोंग में कौन सा यूनिट वेक्टर चल रहा है, R12। तो ये रहा R, ये रहा 1, ये रहा 2, और ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। अगर आप दोनों को गौर से देख रहे होंगे तो इनका जो यूनिट वेक्टर है क्या है, R21, ये इक्वल है और ऑपोजिट है। आप देख रहे होंगे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कुछ इस तरीके से इक्वल भी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है गाइस हमारे जो यूनिट वेक्टर है। देखिए इसकी डायरेक्शन कहां से कहां है, Q2 की, इसकी है Q2 टू Q1 और इसकी है Q1 टू Q2, तो मतलब ये इक्वल है और ऑपोजिट है। तो अगर मैं इस r वेक्टर की जगह पे ये वाला r वेक्टर रख देता हूं इक्वेशन 1 में, तो हम क्या करते हैं, इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही मैं इसे इक्वेशन 1 में पुट करूंगा आप देखेंगे कि यहां पे हमारा चल रहा है F12 जो एक वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो गया आपका Q1, ये हो गया आपका Q2, ये हो गया आपका R², और यहां पे R21 की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, माइनस ऑफ R12 वाला यूनिट वेक्टर। जैसे ही मैंने माइनस डाला तो आपको पता है यहाँ पे आपका F12 जिसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, ये माइनस आ गया बाहर। जैसे ही माइनस बाहर आएगा इस पूरे फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे फोर्स को मैं लिख सकता हूं F21। तो गाइस ये हो जाएगा F21। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखा कि जब हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं तो कूलम्स लॉ में हमने लाइक चार्जेस लिए थे और लाइक चार्जेस के बीच में क्या हो रहा था, फोर्स ऑफ रिपल्जन हो रहा था। और वो फोर्स कौन कौन से थे, F12 F21, और ये दोनों फोर्स क्या होते हैं गाइस, इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। इसलिए आपने देखा कि जो आपका आउटपुट निकला वो ये था कि जो फोर्स लग रहा है Q1 पे ड्यू टू Q2 और जो फोर्स लग रहा है Q2 पे ड्यू टू Q1 वो कैसे हैं, इक्वल है और ऑपोजिट है। तो गाइस ये था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है अराउंड द चार्ज बॉडी, स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी, जिसे हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं। सो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक स्पेस होता है अराउंड द चार्ज बॉडी या फिर सोर्स चार्ज, जिसके अंदर अगर कोई भी दूसरा चार्ज आता है जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं, अगर वो आता है तो उसपे क्या लगेगा, उसपे एक फोर्स लगेगा विच वी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मानिए आपके पास है ये चार्ज बॉडी, ये है आपकी चार्ज बॉडी जिसे हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं,
और ये चार्ज बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस बनाएगा अपने अराउंड में। तो सपोज मानिए वो स्पेस जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां तक है, पॉइंट पी तक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, जैसे मैंने कहा क्यू नॉट आता है, क्या आता है, क्यू नॉट, जिसे हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज भी इसे कहा जाता है, या फिर इसको एक नाम और कहते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज, कोई दूसरा चार्ज बॉडी आता है तो उसे हम लोग कहते हैं मेनली टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो गाइस इस चार्ज पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। वो फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है अराउंड द चार्ज बॉडी, और उस स्पेस के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी आता है तो उस पे एक फोर्स लगता है विच वी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो दूसरा चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है गाइस, उसे हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं E से, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है क्या, वो है कि इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, या आप ये कह सकते हैं कि चार्ज बॉडी की वजह से या सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। क्या बोला मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है द फोर्स एक्सपीरियंस, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज बॉडी। टेस्ट चार्ज यहां पे क्या है, Q नॉट। तो हमने बोला था फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज बॉडी एट एनी पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपका टेस्ट चार्ज, किसके वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। इनका जो रेशियो होता है वी कॉल इट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करूंगा, इस यूनिट की, तो आपको पता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, एक सोर्स चार्ज है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी चार्ज आएगा, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगता है गाइस। और वो फोर्स कितना होता है वो हमें पता है। वो फोर्स किसने डिस्क्राइब किया था, कूलम्ब्स लॉ ने। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो लाइक चार्जेस है या फिर अनलाइक चार्जेस है। और जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना लगता है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है टेस्ट चार्ज, वो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन R²। इतना फोर्स एक्सपीरियंस होता है दो चार्जेस के बीच में। ये किसने कहा था, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ की, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, इसे मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं। सो ये रहा मेरा मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में कितना फोर्स लगेगा या कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन R²। इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमारा टेस्ट चार्ज। अब गाइस आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा टेस्ट चार्ज, इसके इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे गाइस, सिंपल सा फंडा है, हम ऊपर से इस फोर्स को यहां पे रख देंगे इस फॉर्मूले पे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन R² और अपॉन में हमारे पास क्या है, Q नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, Q नॉट से Q नॉट चला जाएगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R²। इट मींस गाइस कि अगर मैं बात करता हूं चार्ज बॉडी की, अगर मैं बात करता हूं सोर्स चार्ज की, तो गाइस सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो टेस्ट चार्ज आएगा उस पर फोर्स कितना लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से लगेगा, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से लगेगा गाइस। तो ये रहा फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मींस कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमारा टेस्ट चार्ज। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता तो कैसे लिखता गाइस, बड़ा सिंपल है। फोर्स को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते तो आप लिखते इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q
क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर, और यहां पे आ जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो गाइस? 1 हो, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, या फिर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। और इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। आप ऊपर से फोर्स को इस एफ की जगह पे रख दीजिए, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वेक्टर फॉर्म में, वो क्या आएगा? वो आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू, क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे इस यूनिट वेक्टर को खोल दीजिए। कैसे खोलेंगे? आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो गाइस जैसे आप इसे खोलेंगे, अपॉन में आ जाएगा क्यू नॉट, इस क्यू नॉट से क्यू नॉट चला जाएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वेक्टर फॉर्म में, तो वो निकल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा क्यू, और ये वाला आर का स्क्वायर और ये वाला आर मिलके बन जाएगा आर का क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर वेक्टर गाइस। सो ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। सो गाइस हमने क्या देखा? हमने बोला कि अगर मेरे पास कोई चार्ज बॉडी है या सोर्स चार्ज है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उसके अंदर जो भी कोई दूसरा चार्ज आएगा या चार्ज बॉडी आएगी, जिसे हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और इस फोर्स की वजह से उस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में भी बता दिया, मैग्नीट्यूड फॉर्म में बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आपको आगे आने वाली सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।